जब सहाफ़ी अगवा होते हैं तो कहा जाता है सेफ सिटी है, कैमराज हैं, पूरी जगह कैमराज लगे हुए हैं। जब सहाफ़ी अगवा हो जाते हैं तो जो हुक्मरान है वो पल्ला झाड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी मैं तो नहीं जानता, मुझे तो इल्म ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। नाक के नीचे सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर गोलियां चल रही हैं, वो नौकरियों से बर्खास्त किए जा रहे हैं और हुक्मरान इतना, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बेहिस है कि वो कहता है कि उस दिन कोई कैमरास भी काम नहीं करते। सेफ सिटी के हजारों कैमरास लगे हुए, सब कैमरास काम नहीं करते। अचानक सब कैमरास को कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है और सब कैमरास जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो मैं जहां पर देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि इस मुल्क को जादू टोने से, जंतर मंतर से चलाया जाता है, बल्कि इदारों का की इज्जत, इदारों के वकार का राग अलापने वाले लोग जो ये कहते नहीं थकते थे मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में, इदारों की इज्जत, इदारों का, उस इदारे की चंद तकर्रियों को एक शख्स ने जो कि काली दाल मल के अपने जिस्म पे बैठता था और फलां का नाम फलां हर्फ से शुरू होता है, फलां का नाम फलां हर्फ से शुरू होता है, आज नथिया गली में जाना है क्योंकि आवाम के बीच में ही नहीं रहना, बलोचिस्तान में कोयटा के अंदर हजारा बरादरी के गले कटते हैं, वहां नहीं जाना क्योंकि लाशों के पास नहीं बैठना मना किया गया है और DGISI की अपॉइंटमेंट रोकी जाती है सिर्फ इसलिए कि टाइम फ्रेम जो है, जो जिन्नात ने दिया है या जो क्या कहते हैं उनको, जो मौक्किलों ने दिया है, उससे मैच नहीं करता। तो जब जंतर मंतर से मुल्क की 22 करोड़ की तकदीरों का फैसला हो रहा हो तो आसमा शराजी वो बैठी मेरी बहन, जब उन्होंने ये बात की तो एक पाकिस्तान की बेटी, कतई नजर इससे कि वो उनका प्रोफेशन क्या है, वो सहाफ़ी हैं, कतई नजर इस बात से, जब उन्होंने नाम, मैंने भी कभी नाम नहीं लिया, मैं क्यों किसी खातून का खामखा नाम लूं, मैं तो, और वो खातून मेरी नजर में वो खातून इसकी जिम्मेदार नहीं है, वो शख्स इसका जिम्मेदार है जो ये बातों पर एतकाद रखता है और इसी पर 22 करोड़ अवाम की किस्मतों का फैसला करता है। सिर्फ वो एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो इसका जिम्मेदार है। तो जब ये मेरी बहन उसका नाम लेती है, नाम लिए बगैर तनकीद करती है, या जो गुफ्तगू हर जगह हो रही है फैक्ट्स को सामने लाती है, तो इस कदर इनकी किरदार कशी की जाती है कि अल्लाह ताला की पनाह। तो जहां पर जिस मुल्क का ये हाल हो, उस मुल्क में तरक्की के ख्वाब देखना तो दूर की बात है, हम तो तनज़्ज़ुली के सफर को रोज देखते हैं सुबह उठ के कि आज पाकिस्तान किन गहराइयों में जो है वो धकेला जा रहा है। तो मैं, जो सच बोले वो नौकरी से जाए, और बड़ी अजीब सी बात है मेरे भाइयों और बहनों कि मुर्दा ज़मीर जब तक है तब तक शाबाश, उसको थपक थपक के सुलाते हैं कि मुर्दा ज़मीर है क्योंकि साजिश में हिस्सेदार है, या फिर अगर साजिश में डायरेक्टली हिस्सेदार नहीं है तो डरता है, तो मुर्दा ज़मीर है, उसको थपक थपक के सोया रहने दो, उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का ज़मीर जाग जाए तो उस शख्स को भी और उसके ज़मीर को मारने की लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। ये है जो वो पाकिस्तान जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। तो मैं, सियासतदान कुर्बानियां देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, दी भी हैं और सेल्फलेस होके दिए हैं इस मुल्क को एक डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ को पाबंद सलासिल किया गया तो ये कहना ज्यादती होगी, कि ये ना कहना ज्यादती होगी कि मीर शकील उर रहमान साहब को भी नैब की सलाखों के पीछे बंद किया। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साद रफीक साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अगर इन्होंने जेल की सहूलतें बर्दाश्त की हैं, झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए हैं, तो अफसार आलम ने भी गोलियां खाई। अगर मरियम नवाज किसी स्ट्रगल में जेल गई है तो किधर बैठे थे हामिद मीर साहब, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो हामिद मीर साहब ने भी एक दफा नहीं, एक दफा तो सीधी गोलियां 6 के साथ, जो कि शायद अभी भी मौजूद है इनके जिस्म में, आज भी उनका प्रोग्राम बंद है
और मुझे अच्छी तरह याद है, ये एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू करने आए, हमारा तय हो गया और इन्होंने आकर मुझे कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू ना करने की इजाज़त मिली है ना चलाने की इजाज़त मिली है। और एक दफ़ा नदीम मलिक साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, तो नदीम मलिक साहब ने कहा कि मैं आपके इंटरव्यू की तशहीर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इंटरव्यू का प्रोमो चला दिया तो शायद इंटरव्यू ना चले, तो मैं अचानक 8 बजे लाइव इंटरव्यू तो करूँगा। तो वो लाइव इंटरव्यू लाइव करने के बावजूद सिर्फ 10 मिनट चला और उन्होंने सवाल पूछते पूछते सवाल रोक दिया और उन्होंने कहा दीदी बस 10 मिनट चल गए, इससे ज्यादा हमारा इंटरव्यू नहीं चल सकता, बाकी काम सोशल मीडिया पे चला देंगे। तो मैं देखिए इरफान सिद्दीकी साहब भी, अब तो खैर वो PMLN के सेनेटर हैं, लेकिन जिस तरह उनको हक और सच कहने की बर्दाश्त में हथकड़ियां लगाकर वो ले गए और जेल में रखा, क्या इस तरह उस्तादों का एहतराम किया जाता है? क्या इस तरह उन लोगों का एहतराम किया जाता है जो अपने कलम से मुल्कों की कौमों की तकदीर लिखते हैं? और सिर्फ ये कि इस नालायकी और नाअहली से, इस तबाही से सिर्फ अवाम लाखों करोड़ों अवाम बेरोजगार नहीं हुई, सहाफ़ी भी बेरोजगार हुई। अगर अवाम के चूल्हे इस महंगाई से और इस लाकानूनियत से, इस तबाही से, इस नालायकी से, नाअहली से बंद हुए, तो मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानती हूँ जिनको नौकरियों से निकाले जाने की वजह से उनके घरों में फाके आते हैं। तो जो कुछ अवाम ने, पॉलिटिशियंस ने बर्दाश्त किया, मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानियाँ जो है वो सहाफ़ी हजरात ने भी दी। और लेजिस्लेशन की हम अगर आज बात करें तो एक तो लेजिस्लेशन आज हुई है नेशनल असेंबली में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी 74 साल में इस किस्म की लेजिस्लेशन किसी ने देखी हो। मैं ये, और जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हामते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। तो जहाँ ऐसी लेजिस्लेशन होती हो वहां तो लेजिस्लेशन का नाम लेना भी गुनाह है। और आज मैं इस फोरम के थ्रू PFUJ की मौजूदगी में मैं ये बात तमाम ऑपोजिशन से कहना चाहती हूँ कि भले पार्लियामेंट जो कानून बना देती है वो तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको पार्लियामेंट खुद तब्दील करती है, लेकिन जब हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस इस बात से अभी कतई नजर कि ये पार्लियामेंट किस तरह बनी थी उस बात पे भी अभी आ जाते हैं, लेकिन जब हुकूमती अरकान खुद ये बात कहते हुए पार्लियामेंट में लाए जा रहे हो, हम के जा रहे हो, और वो ये खुद अपनी बात का इतराफ करें कि हम आज आए नहीं है, हमें लाया गया है, तो मैं आज ऑपोजिशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि तमाम ऑपोजिशन, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो या वो छोटी जमातें हो, जितनी भी ऑपोजिशन है सबको इकट्ठा होकर इस जाली लेजिस्लेशन के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट जब आपको ये कहे कि लेजिस्लेशन को लेजिस्लेटर्स ही बदल सकते हैं, तो वो तो लेजिस्लेशन की बात होती है जब लेजिस्लेटर्स उसको बदलते हैं। जो धौंस से, धांधली से 20 तारीख से पहले जो लेजिस्लेशन करवाई गई हो, उस लेजिस्लेशन को आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, या कौन नहीं जानता, क्योंकि जनरल फैज साहब ने 20 तारीख को एग्जिट कर जाना है, जगह छोड़ जानी है। इसलिए जो लेजिस्लेशन करनी है, जो खराबी करनी है, जो तबाही करनी है, जो बर्बादी करनी है, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, वो उनके जाने से पहले की जाए। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ सबके सामने, किसी खौफ के बगैर मैं सामने खड़ी होकर ये बात कह रही हूँ कि ये आज जनरल फैज ने अपनी चार्जशीट में एक बहुत बड़े और गुनाह का इजाफा कर दिया। और आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट, जिसके 2000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MLAs की, MPAs की, जब हुकूमती रुकन में अरकान की बात कर रही हूँ, जब वो इस तरह से आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी, वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे
जो उनके गुनाहों पे पर्दा डालेगी, वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो जितने भी साजिशी हैं उनको प्रोटेक्शन दे। वो यूजे के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। वो तो वही लेजिस्लेशन करेगी जिसमें उसकी अपनी जो वकार है या अपना जो बचाव है उसके लिए लेजिस्लेशन करेगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी इतनी बुरी है कि पता है, रिश्ता एक दीवार है कि वोट नहीं मिलेगा, पता है कि हार रहे हैं, सिटिंग एमएलएज मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम किस मुंह से आवाम में जाएंगे, तो वहां से आप जो है वो धांधली का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं ईवीएम होगी और वोटिंग होगी।